refers to the act of dash refers to the act of representing essential features dash refers to the act of representing essential features without including the background details or explanation without including the background details or explanation. हाँ आंसर डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन में बता देता हूँ आप लोग क्या क्या भी है बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन ऑप्शन दिए इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन सो एब्स्ट्रैक्शन सो दैट इज द आंसर समझ में आया कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करने के लिए यूज होता है ना सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन आई होप सो यू आर गेटिंग इट इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ जावा प्रोग्राम्स बीइंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट which of the following is the reason of Java programs being platform independent मतलब जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है किसकी वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बने ओके ऑप्शन है जावा वर्चुअल मशीन दैट इज जेवीएम सेकंड ऑप्शन जावा बाइट कोड थर्ड ऑप्शन जावा कंपाइलर and fourth option all of the above इन सब की वजह से इसमें अगर स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जेवीएम ओके जेवीएम की वजह से है जावा प्रोग्राम्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो रहे इज दैट क्लियर सो बट तीनों की वजह से अगर तीनों ऑप्शन दिए बाइट कोड और कंपाइलर इज इट क्लियर फॉर एग्जांपल दोनों ऑप्शन जावा जेवीएम पहला ऑप्शन second Java bytecode, third Java compiler, and fourth all of the above. Got it? A class which inherits properties from its base class. Okay, a class which inherits its properties from its base class is known as okay. Question says this is your base class ठीक है base class इससे जो क्लास प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है उस क्लास को क्या कहते हैं चाइल्ड क्लास कहते हैं या फिर डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं या फिर सब क्लास भी कहते हैं इज दैट क्लियर क्या क्या नाम है चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास और सब क्लास तो ओवर योर ऑप्शन इज डिराइव्ड क्लास सुपर क्लास पैरेंट क्लास और सब क्लास इसमें दो आंसर हो सकते हैं इज दैट क्लियर मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं हां आ सकते हैं बट दे विल स्पेसिफाई अकॉर्डिंगली ओके सो यहां पे आप लिखोगे डिराइव्ड क्लास बिकॉज़ सब क्लास ये भी एक वर्ड दिया है वहां पे लेकिन सब क्लास के केस में क्या होता है कि कुछ लैंग्वेजेस में क्लास के अंदर के क्लास को सब क्लास भी कहा जाता है चाइल्ड क्लास की जगह इज दैट क्लियर लेकिन डिराइव्ड क्लास इज द चाइल्ड क्लास समझा ना सो द आंसर शुड बी derived class okay class which inherits properties from its base class is known as derived class okay ये जो ऊपर बेस क्लास है इसके अलग अलग नाम है बेस क्लास पैरेंट क्लास ओके सुपर क्लास ये इसके नाम हो गए इनहेरिटेंस ओके what will be the output of the following snippet okay class my class public static void class test एक फंक्शन लिखा है public static void class test system dot out dot println bracket mcq1 slash p values and types after that SOP double quotes operator so brace close what would be the output of this code you want me to give you the options
एमसीक्यू फिर 8 कैरेक्टर की टैग स्पेस आएगी, फिर वैल्यूज एंड टाइप्स आएगी, फिर अभी रैंक पर ऑपरेटर आएगी। गुड, सो दैट वुड बी द आंसर, बट इसमें एक छोटा सा मिस्टेक जो आप बता रहे हो, तो इस केस में क्या होगा देखो, स्लैश टी क्या करता है, ये अगर अच्छे से समझो तो इट इज नॉट कि मूव द कर्सर एक स्पेस अहेड, स्लैश टी डजंट मूव द कर्सर एक स्पेस अहेड, ये बात समझो। ओके, आपका जो स्क्रीन होता है ये 8-8 कैरेक्टर्स के कॉलम्स में डिवाइडेड होता है, एंड स्लैश टी आपका कर्सर कहीं पे भी हो, ओके, स्लैश टी विल मेक योर कर्सर मूव टू द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट टैब कॉलम। मतलब अगर इधर कर्सर है तो भी इधर आएगा, इधर है तो भी इधर आएगा, इधर है तो भी इधर आएगा, इधर है तो भी इधर आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कर्सर इधर है तो यहां से इधर आ जाए। Getting it? Slash T makes your cursor move to the first position of the next tab column, फिर वो चाहे कहीं पे भी हो, फिर वो चाहे कहीं पे भी हो। Is that clear? आप लोग चारों जन इधर बैठे हैं, मैंने आदित्य को कहा बाहर निकलो, तो वो यहाँ से यहाँ तक आना ही है। ओके, ईशान को भी कहा तो वो यहाँ से यहाँ आना है। ओके, सेबेस्टियन को भी कहा तो वो यहाँ से यहाँ पे आना है, एंड शौर्य को भी कहा तो वो यहाँ से यहाँ पे आना है। सब लोग यहीं पे आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप इधर बैठे तो जब मैं कह रहा हूँ बाहर निकलो तो आप कहते हो कि 1 2 3 4, आदित्य 4 स्पेस मूव हो रहा है तो मैं भी 4 स्पेस मूव करूँ, ऐसा नहीं है। Getting it? So that is what slash t does. So accordingly, the output would be MCQ1. कितने कैरेक्टर्स हो गए? चार। अब 4 कैरेक्टर्स लीव करेगा, so 1 2 3 4 एंड कर्सर इधर आ गया। समझा क्या? एंड फिर यहाँ पे वो प्रिंट करेगा वैल्यूज एंड टाइप्स, ओके, एंड फिर सिंस ये एसओपी एलएन है तो प्रिंट करने के बाद में न्यू लाइन पे चले गए, एंड फिर न्यू लाइन पे फिर प्रिंट ऑपरेटर। इजी क्वेश्चन था, बट समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके, स्लैश टी क्या करता है वो स्विच किया। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है आगे। ऑप्शन भी भारी भारी दिए हुए हैं। कीवर्ड टू मेक अ वैल्यू कांस्टेंट, कीवर्ड टू मेक अ वैल्यू कांस्टेंट, कौन सा कीवर्ड यूज होता है? दैट्स इट। ओके, टू मेक अ वैल्यू कांस्टेंट फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं हम लोग। ओके, ऑप्शन दिए स्टैटिक, फाइनल, कॉन्स्ट एंड स्टैटिक। ओके, स्टैटिक दो बार इसलिए किया है क्योंकि एक में एस स्मॉल है और दूसरे में एस कैपिटल है। ओके, कॉन्स्ट एंड फाइनल, सो दीज आर दी 4 ऑप्शंस। अब इसमें जो है पहली चीज तो ये तो ऐसा तो कोई कीवर्ड है ही नहीं एस कैपिटल वाला, ठीक है, ऐसा कोई कीवर्ड है ही नहीं। बचा जहां तक कॉन्स्ट है तो जावा में कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड नहीं है। C++ में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज होता था किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए, वेरिएबल को कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए। C++ में, जावा में यू डोंट हैव दिस कीवर्ड, ठीक है। बचा ये कीवर्ड स्टैटिक, और बहुत सारे बच्चे ये स्टैटिक कीवर्ड यूज टिक करते हैं इस क्वेश्चन में, बिकॉज फाइनल डजंट मतलब उसका मतलब वो नहीं, कॉन्स्ट से कोई रिलेशन नहीं मिलता है वर्ड की मीनिंग का। स्टैटिक का मीन बनता है, कॉन्स्ट का बनता है। तो स्टैटिक कीवर्ड किस लिए यूज होता है? स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल्स और क्लास वेरिएबल्स जिसकी एक ही कॉपी बनेगी और जो सभी ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमन है। याद है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। बराबर है? इंस्टेंस वेरिएबल्स आर जिसकी कॉपी पर ऑब्जेक्ट वाइज, जैसे आपका नाम हर एक का अलग अलग है, सो हर एक की वैल्यू स्टोर करना है, सो दैट इज इंस्टेंस। नेम इज इंस्टेंस वेरिएबल, रोल नंबर इंस्टेंस वेरिएबल, लेकिन टीचर में एक ही है, सबके बीच में नहीं एक ही हो, सो आई एम स्टैटिक। टीचर ने स्टैटिक, ये बोर्ड स्टैटिक, आपकी बुक इंस्टेंस, हर एक की अपनी अपनी है इंस्टेंस। So static variables are used to create variables whose only one copy would be created and which would be shared between all the objects. समझा गया? So उसके लिए यूज होता है। So the answer is final. Final keyword is used to create constant variables.
और एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू एक बार डिफाइन कर दो तो प्रोग्राम में बाद में उसकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? सो दैट इज वेयर द कांस्टेंट कीवर्ड इज फाइनल कीवर्ड इज बीइंग। आई होप सो इट्स क्लियर। एवरीबॉडी ऑनलाइन जो भी क्लास को है, इज इट क्लियर? ये शायद मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड टॉपिक के ही क्वेश्चन है सब जो अभी तक चल रहे हैं। Output of the following statement will be what? What would be the output of the following statement? So the question is system.out.println, system.out.println, Mary had a slash in little slash double quotes lamb slash double quotes bracket close semicolon. Okay, question. So what would be the output of this statement? Options लिखने हैं कि आप बता सकते हो आउटपुट क्या आएगा? जैसे ऑप्शन 2 नहीं आंसर डायरेक्ट बताओ। आप लोगों की तरफ से कोई गेस आंसर क्या आएगा? आप लोगों को अगर बताना होता तो मैरी हैड नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे लिटिल ओके डबल कोट्स लैम्ब डबल कोट्स। इज दिस क्लियर? सो दैट वुड बी द आउटपुट। सर व्हाट इज द वर्ड ऑफ स्लैश इन का मतलब क्या है? न्यू लाइन पे जाना। तो यहाँ तक प्रिंट किया, स्लैश इन जैसे आया न्यू लाइन पे चले गए, न्यू लाइन पे जाके ये लिटिल एज इट इज प्रिंट किया और बैकस्लैश डबल कोट इज यूज्ड टू प्रिंट अ सिंगल डबल कोट ऑन आउटपुट स्क्रीन। सो डबल कोट्स फिर ये लैम्प एज इट इज प्रिंट हो गया और फिर से बैकस्लैश डबल कोट से एक डबल कोट आया और ये खत्म करने वाला डबल कोट्स, एसओपी को खत्म करने वाला डबल कोट। गॉट इट? Any doubts? Identify types of tokens. Okay, identify types of tokens. Bracket में it has more than one answer. So देखो यहाँ पे specify किया हुआ है कितने आंसर। Okay, so they have given keywords, operand, punctuators, literals. Identify types of tokens. Keywords, operand, okay, punctuators and literals. So the options given are keywords, okay, operand, after that punctuators and literals. Which are the tokens in it? keyword and literals. Keywords है, literals है, punctuators भी आएगा क्या? Yes sir. हाँ पक्का? ओके, कौन बताएगा मुझे कौन से 5 टाइप के टोकन्स हैं? फॉरगेट अबाउट दिस क्वेश्चन, 2 मिनट के लिए। 5 टाइप के टोकन्स कौन से? एक है कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, आइडेंटिफायर्स एंड literals. So these are the 5 types of tokens. अब देखो the question is बहुत ज्यादा ambiguous question है। बहुत ज्यादा ambiguous क्यों है? ambiguous मतलब confusing question है। तो क्यों है ये समझते हैं। आइडेंटिफायर्स जो है, ओके, ये जो आइडेंटिफायर्स है इसका मतलब होता है किसी भी चीज को नाम देना। ओके, तो जब आप वेरिएबल को नाम देते हैं तो उसको हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। तो ऑपरेंड इज अ सबसेट ऑफ आइडेंटिफायर। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऑपरेंड भी टोकन है। इज दैट इट? एग्जैक्टली वैसे ही पंक्चुएटर्स इज अ सबसेट ऑफ सेपरेटर्स। सेपरेटर्स या फिर इस कैटेगरी को नाम है डिलिमिटर्स। इज दैट इट? तो उसी का सबसेट आएगा पंक्चुएटर्स, बट सबसेट है तो वो कंप्लीट टोकन नहीं है और इसीलिए आपका आंसर शुड बी कीवर्ड एंड लिटरल। इज दैट क्लियर? कीवर्ड्स एंड लिटरल। बहुत सारे बच्चे इस प्रॉब्लम की गलती में क्या करेंगे कि ऑपरेंड इसको टिक करेंगे, बिकॉज ऑपरेटर्स और ऑपरेंड आधा वर्ड तो सेम ही है।
तो जल्दी जल्दी में ऑपरेंड्स को टिक करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि ऑपरेंड कहा गया है कि ऑपरेटर्स कहा है। अगर ऑपरेटर होता तो यस, वो भी एक टोकन है। समझ में आया? सो दो आंसर्स कीवर्ड एंड लिटरल एंड दे हैव स्पेसिफाइड कि मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो मार्किंग करने के लिए अगर साइड में सर्कल दिए, इसको कहते हैं रेडियो बटन, तो जनरली एक ही आंसर। एंड अगर स्क्वायर बॉक्स दिया है तो इसको कहते हैं चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स में मल्टीपल आंसर। ऐसा भी एक नोटेशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मल्टीपल आंसर है कि नहीं। सर गूगल फॉर्म पे ही होगा कि कैसे? ये अभी पता नहीं कि किस पे एग्जाम होगा, वी डोंट नो, बट अगर ये सिंबल्स हैं तो इसके बेसिस पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ एक चीज, जरूरी कि ऐसा होगा। तो जनरली इसको चेक बॉक्स कहते हैं जावा में, और इसको रेडियो बटन कहते हैं जावा। तो रेडियो बटन में मल्टीपल रेडियो बटन में से एक सिलेक्शन परमिटेड होता है, इन चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शंस आर परमिटेड। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन प्रोग्रामिंग का, और उसमें भी जावा का, जावा प्रोग्रामिंग का। तो हम लोग जावा के पेपर दे रहे हैं ना, तो इसके लिए ऐसा रहा तो आप एक गेस कर सकते हो, ठीक है ना? आइडेंटिफाई oops concept, oops concept, okay? Identify oops concept for the following statement. Oops, object oriented programming, okay? Oops, so that is object oriented programming. oops concept identify करना है। एक स्टेटमेंट देता हूँ, उस स्टेटमेंट में कौन सा oops का कंसेप्ट अप्लाई होता है, कौन सा जो है कंसेप्ट वहां पे यूज हो रहा है। सो माइनस साइन एज यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर as well as minus sign for subtraction, easy है, मैंने बताया हुआ है, सिमिलर एग्जांपल लिया था मैंने। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है, ओके? सो टेल मी विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल है। पहले तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो है उनको लिस्ट आउट कर लेते हैं। कौन से है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स? बोलो। हाँ, प्रिंसिपल, एनकैप्सुलेशन, लाइन में, ओके, एनकैप्सुलेशन, उसके बाद में क्लास, उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स। ये चारों लाइन में आना जरूरी है क्योंकि चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। ये चारों जो है एक सिंगल स्टेटमेंट में चारों वर्ड आ सकते हैं। Data abstraction is the process of creating new definitions by encapsulating data and function into a single unit, done through classes, okay, and instance of such classes are called as objects. समझा क्या? एक स्टेटमेंट में क्या आ गया? चारों वर्ड आ गए। तो अगर आप किसी के ऊपर भी शॉर्ट नोट आता है तो ये सेंटेंस लिख देना, गेटिंग इट? तो ये जो पॉइंट है कि ये जो चारों एक दूसरे से रिलेटेड है, इससे पहले चार फीचर को यही होने चाहिए। और कोशिश करो ये सीक्वेंस, जैसे मैंने आपको डेटा टाइप की सीक्वेंस लर्न करने के लिए कहा है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। क्यों? मेमोरी इंक्रीमेंट वाइज, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 2 बाइट एंड 1 बिट, बराबर है ना? कैटेगरी और फिर मेमोरी इंक्रीमेंट वाइज। तो वैसे ही फीचर्स ये सीक्वेंस में अगर रहे तो बेटर, एटलीस्ट ये पहले चार जो है ये एक साथ आ जाए, ठीक है? ओके, अब इसके अलावा कौन से फीचर्स है? इनहेरिटेंस, गुड, और पॉलीमॉर्फिज्म, गुड, और बस यहाँ पे आके गाड़ी अटक जाती है, गुड। और कौन से ओपी के फीचर्स है? ओके, वो जावा का फीचर है रोबस्ट, डायनेमिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग। एक फीचर था मैसेज कम्युनिकेशन, ओके, मैसेज कम्युनिकेशन। एक फीचर था एक्सेप्शन हैंडलिंग। So these are the basic features of, okay, object oriented programming. Is that clear? Object oriented. So ये statement कौन से feature के अंदर में आता है? Polymorphism. Very good. So polymorphism. Can you justify what polymorphism means? Poly मतलब morph मतलब
different फॉर्म्स, सो मेनी फॉर्म्स। मैंने इसके लिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था अमिताभ बच्चन का। आदमी एक रूप अनेक, आदमी एक रूप अनेक, समझ में आ रहा है क्या? ओके, सो एक आदमी प्लेइंग मल्टीपल रोल्स, सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। वो मेले में जाते हैं ना, तो वहां पे वो शेर का मुखौटा मिलता है और फिर वो आदमी शेर का रोल प्ले करना चालू कर देता है, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। आदमी एक अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, थोड़ी देर बाद किसी और हनुमान का मुखौटा पहन लिया, फिर हनुमान का चालू हो गया, तो एग्जैक्टली वैसे ही। सो दैट इज आदमी एक रूप अनेक। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो स्टेटमेंट क्या दिया है, माइनस साइन एज यूनरी ऑपरेटर एंड एज वेल एज माइनस साइन फॉर सबट्रैक्शन। मतलब माइनस साइन के दो बिहेवियर। कैसे दो बिहेवियर? इंटीजर x is equal to -5 and integer x is equal to 5 minus 2। तो ओवर हियर वो एक ऑपरेंड के साथ है, सो यूनरी बिहेवियर, वो 5 को सिर्फ निगेट कर रहा है, माइनस कर रहा है, और ये जो है एक्चुअल सबट्रैक्शन कर रहा था -2। तो यहाँ पे इट इज वर्किंग एज बाइनरी ऑपरेटर। सो माय ऑपरेटर एक ही है, लेकिन दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग रोल्स, एंड दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। समझा ना? ओके, सो द आंसर कम्स टू पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप सो इट्स क्लियर। Data abstraction is the process of creating new definitions। Data abstraction आप क्यों नहीं लिख रहे सर? ऐसे कैसे? पेजेस दे दो, आगे मैम को पूछो पेजेस है कि नहीं, तो आप लेक्चर कुछ नहीं लिखोगे, आप दे सकते हो। Data abstraction is the process of creating new definitions by encapsulating data and function into a single unit, by encapsulating data and function into a single unit, done through classes, by encapsulating data and function। क्या हुआ? Data abstraction is the process of creating new data type, definition भी चलेगा, दोनों चलेंगे। ओके, मैं अभी आपको बता दूंगा कि कहाँ कौन से वर्ड आप रिप्लेस कर सकते हो किसी दूसरी चीज से। ओके, सो डेटा abstraction is the, I hope so handwriting ठीक है, process of, सिर्फ अंडरस्टैंडेबल है तो बहुत है, is process of creating new definitions by what? Encapsulating data and functions into single unit, done through classes and instance of such classes are called क्या? ऑब्जेक्ट्स। चारों वर्ड आ गए क्या? डेटा एब्स्ट्रैक्शन आ गया, एनकैप्सुलेशन आ गया, क्लासेस आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। समझा क्या? अब इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग डेटा टाइप भी कहते हैं। डेफिनेशन की जगह पे आप ये डेटा टाइप वर्ड भी यूज कर सकते हो। ओके, सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू डेटा टाइप। आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं क्लासेस यूज करके, क्लास स्टूडेंट, क्लास एम्प्लॉय, क्लास मोटर बाइक एंड सो एंड सो फोर्थ। आप सोचो उसके अंदर क्या करते थे। डेटा होता था इंटीजर, रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट, परसेंटेज, फिर कुछ फंक्शन होते थे, रीड, कैलकुलेट परसेंटेज या कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट ग्रेड, ऐसे कुछ फंक्शंस होते थे, डिस्प्ले, ऐसा ही कुछ करते थे। यही करते थे क्या? डेटा और फंक्शन को ग्रुप करने का काम करते थे क्या? क्लास होता था, क्लास स्टूडेंट, जिसके अंदर डेटा एंड फंक्शंस, बराबर है, यही काम करते थे, डेटा और फंक्शन को ग्रुप करने का काम करते थे। सो एनकैप्सुलेटिंग के लिए दूसरा वर्ड इज ग्रुपिंग। क्या है? ग्रुपिंग।
सो ग्रुपिंग डेटा के फंक्शन ऐसे लिखा तो भी चलता है, अगर आपको एनकैप्सुलेटिंग ये वर्ड नहीं याद आता है तो ग्रुपिंग वर्ड लिखा तो भी चलेगा। और ये करके क्या किया आपने, स्टूडेंट नाम का एक नया डेटा टाइप बनाया और फिर उसके इंस्टेंस बनाए जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते थे, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। s1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट उसको कहते थे। एंड ये कब कैसे करते थे, ऊपर क्लास लिख के ना, क्लास स्टूडेंट, तो क्लास यूज करके करते थे। तो हम लोगों ने जो प्रोग्राम क्लास टाइम बनाए हैं बहुत सारे डेटा और फंक्शन वाले, बस एक लाइन बनाया है, इस लाइन के ऊपर बेस्ड है वो सभी प्रोग्राम्स। गेटिंग इट? एनी डाउट्स ऑनलाइन? किसी को डाउट? ईशा, निधि, शरण्या? नो सर नो। Predict the output of the following statement. Following statement का output क्या आएगा? So system.out.println bracket math.pow bracket 9 comma 1 upon 2 semicolon. What would be the output of this statement? Any other answer? Want me to give you options? Yes, definitely one option is C. इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये करेक्ट है, पर ऑप्शन 3 1.0 3.0 एरर। अब कंफ्यूजन बढ़ गया, श्योर है ना? अब कंफ्यूजन बढ़ गया, नहीं आ गया, क्या है आंसर? 3.0 because POW function returns double type of data, so the output would be what? 3.0. okay, 9 raised to half, okay, half का मतलब square root होता है, is that clear? So the answer would be 3.0. is that clear? Sometimes जल्दी में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना? So is it clear everybody? Next, predict the output again of the following. तो ये predict the output वाले क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत सारे आने वाले हैं। सर ज्यादा मार्क्स के आते हैं या अभी एक्चुअली ऐसा है कि this is the first time you will be having an MCQ type of board exam. First time in the history पूरा, you can say last 10 years जो है, मैं तो 3 साल से पढ़ा रहा हूँ उसे, लेकिन last 10 years के जो क्वेश्चन पेपर्स है, इनफैक्ट 2006 या 5 से जो भी क्वेश्चन पेपर्स है, कभी भी MCQ था ही नहीं। तो अब मैं क्या प्रेडिक्ट करूँ इसके ऊपर, ऐसा है, is that clear? But still मतलब expected is predict the output वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा expected। okay, so SOP ln x plus plus bracket close semicolon, what would be the output of this code? Should I give some options? Yes. Again the options is 3.0 4 3 4.0. सर 4 होगा? हाँ सर, वही होगा पक्का? यस आदित्य क्या होगा? 4 होगा? यस, ऑनलाइन सर इट विल बी 4। शिवम 4 लॉक कर दिया जाए? यस सर। कितने अमाउंट का क्वेश्चन? सर मेरे को लगता है 3 होगा। सर 3 होगा। कंप्लीट हो गया, 3 आ गया, ऑडियंस पोल में 3 मिल रहा है। पॉइंट तो होगा ही नहीं। सर पोस्ट इंक्रीमेंट है। ऐसा नहीं लिख सकते ना, 3 और 4 में से तो चाहिए, लॉक मत कीजिए। लॉक नहीं करना है। तो अमिताभ बच्चन बहुत बार पूछ लेता है ना, कंफर्म करना है ऑनलाइन। ड्रेस करून का बोललो गौरेश आज कपडे घालतो काय? मला वाटलं पोलीस ड्रेस करायला लागल म्हणून। Y3 ओके, Y3 बिकॉज़ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट नहीं है, समझा क्या? प्रिंट एंड देन इंक्रीमेंट, यूज एंड देन इंक्रीमेंट से, पोस्ट इंक्रीमेंट से यूज एंड देन इंक्रीमेंट, सो द आंसर वुड बी 3। हां, तो अगर एक और बार वही एक तो जिससे सभी प्लस प्लस x, हां मतलब इसके बाद में अगर आप SOP x लिखते हो तो आउटपुट वुड बी 3 and 4, then the value of x would be 4, the value of x would be what? 4, getting it? but हम लोग प्रिंट कर रहे हैं और उसके बाद में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो
एक बार आपको सामने की क्वेश्चन जाने होते हैं, and that exam should not be the first attempt of attempting these questions. Is that clear? वरना wrong मिलने के chances हैं. Operators that act upon one operand are referred as. Operators that act on one operand are referred as unary operator. Is that clear? ऑप्शंस देने की जरूरत नहीं है. ऑप्शंस क्या रहेंगे? यूनरी, बाइनरी, टर्नरी. इधर एक ऑप्शन दिया है नॉट इक्वल टू. So basically unary operators. जो ऑपरेटर्स एक ऑपरेंड पे काम करते हैं, those are called as unary operators. Okay. Which operator access instance members of an object or class member of a class? Okay, I repeat. Which operator access instance members of an object? Which operator accesses instance members of an object or class member of a class? किसी भी ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस करने के लिए या किसी भी क्लास के क्लास मेंबर को एक्सेस करने. क्लास मेंबर मतलब स्टैटिक मेंबर, इंस्टेंस मेंबर मतलब इंस्टेंस मेंबर. इंस्टेंस और स्टैटिक दो टाइप के मेंबर होते हैं ना क्लास के अंदर. सो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग इंस्टेंस मेंबर को एक्सेस करते हैं और क्लास नेम के थ्रू क्लास मेंबर को मतलब स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करते हैं. कौन सा ऑपरेटर यूज करके आप मेंबर्स को एक्सेस करते हैं? डॉट ऑपरेटर. डॉट इज कॉल्ड एज मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर. तो क्लास मेंबर हो या इंस्टेंस मेंबर हो, उनको एक्सेस करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? डॉट ऑपरेटर. द ऑप्शन जो हुई है न्यू ऑपरेटर, डॉट ऑपरेटर, टाइपकास्ट ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर. सो द आंसर इज डॉट ऑपरेटर. आई होप सो इट्स क्लियर. सिंपल है. यहाँ कोई भी एक फंक्शन कॉल मैथ डॉट स्क्वायर रूट. सो डॉट यूज हो रहा है क्लास नेम और स्क्वायर रूट इज क्लास मेंबर. तो एक्सेस करने के लिए sc डॉट नेक्स्ट इंट, ऑब्जेक्ट के थ्रू इंस्टेंस मेंबर है नेक्स्ट इंट. So dot is used to access the members. Is it clear? Yes, sir. Find the output of the following. Okay. Find the output of the following. SOPLN class 1 greater than equal to 10 question mark marks greater than equal to 80 question mark single quote A colon single quote B bracket close colon single quote C. Assume value of class 1 is equal to 9 and marks is equal to 85. What would be the output of this code? Class 1 है. Class 1, it is the name of the variable. जो आपको दिया गया class 1 नाम के variable की वैल्यू क्या है? 9 दी है. समझ में आया? So what would be the output of this code? Option 2. Yes, sir. Option would be A, B, C. Insufficient data. Insufficient data. Insufficient data है? Yes, sir. क्यों? सर सी नहीं है. हाँ? नहीं क्लास 9 है ना. सर 9 तो 9 लेटर थोड़ी होता है. तो बी सर वो ब्रैकेट के अंदर बी में जाएगा क्योंकि वो फॉल्स हो रहा है. नहीं ब्रैकेट के अंदर जाएगा ही नहीं ना सर. वो अगर क्लास लेटर नहीं है तो देखो सिंटैक्स जो है टर्नरी ऑपरेटर है ना. ये क्वेश्चन मार्क कोलन क्या है? टर्नरी ऑपरेटर है. बराबर है. तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? कंडीशन दिया जाता है क्वेश्चन मार्क सम कोड एंड सम कोड. बराबर है. इस तरह से होता है. इसको ऐसे देखो, ये गलत है. इसको ऐसे देखो. ये कंडीशन है. अगर ट्रू है तो ये बॉक्स और ये क्वेश्चन मार्क का ये कोलन है. कॉल देखो इधर. समझा क्या? क्वेश्चन मार्क कोलन का जो पेयर है वो समझो. ये क्वेश्चन मार्क का ये कोलन पेयर है. बराबर है. और इस क्वेश्चन मार्क का ये कोलन पेयर है. आर यू गेटिंग इट? सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये बॉक्स में जाएगा और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कोलन के बाद वाला जो है उस पार्ट पे जाएगा.
हाँ सर, तो सी है, सी Okay, है। so since the condition is false, the answer would be C. else में जाके C marks देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वहाँ पे गया ही नहीं। सर वो एक्चुअली वो कंफ्यूजन होगी जो जब तो सी है के बाद जो प्रैक्टिस है तो वो कंप्लीट नहीं करता उससे Okay, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। Is it clear now? अगर ये 19 होता तो आंसर क्या भाई? ए आता A आता। ये ट्रू है, so इस बॉक्स में जाना है। इस बॉक्स में ये कंडीशन ट्रू है क्या? Yes, so the output would be A. Is it clear? करूँ अब? इस टाइप का एक प्रॉब्लम पहले भी किया है मैंने, मैक्सिमम फाइंड करना जो है इस तरह का टर्नरी के ऊपर बेस्ड समथिंग लाइक दिस मैक्स इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b क्वेश्चन मार्क a ग्रेटर देन c क्वेश्चन मार्क a कोलन c कोलन b ग्रेटर देन c क्वेश्चन मार्क b कोलन c सेमीकोलन। तो ये काफी बड़ा स्टेटमेंट लिख दिया, थोड़ा समझने के लिए कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिर अब अगर मैं बॉक्स बना लूं तो शायद समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला बॉक्स रन होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये वाला बॉक्स रन होगा, बराबर है। अगर ये ट्रू है तो ए और बी में से ए बना है तो इधर पहुंच गए। अब रेस में बचा ए और सी, तो ए और सी को कंपेयर किया, अगर इन दोनों में से ये भी ट्रू है मतलब ए बड़ा है तो ए की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी, और अगर ये फॉल्स है तो सी की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी। एंड अगर ये फॉल्स है तो अब ए रेस के बाहर बचा रेस में बी और सी, तो इधर बी और सी को कंपेयर कर रहा हूं इस पॉइंट पे। तो इफ दिस इज ट्रू देन बी वरना सी। समझ में आया क्या? सो इसको क्या कहेंगे? नेस्टेड टर्नरी। हाँ बिल्कुल नेस्टेड टर्नरी होता है। दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं। नेस्टेड इफ जैसे होता है वैसे नेस्टेड टर्नरी भी होता है। हाँ मतलब ये टर्म है ऐसे। अब इधर टर्नरी ऑपरेटर के अंदर आप टर्नरी यूज करते हो तो उसको नेस्टेड टर्नरी कहेंगे। ओके, एक बात समझ लो कि सब जगह पे, ओके, सब जगह पे किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर टाइप का कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा तो उसको नेस्टिंग कहेंगे। लूप के अंदर लूप, नेस्टेड लूप, कंडीशन के अंदर कंडीशन, नेस्टेड कंडीशन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन होता है। सब कुछ जो नेस्टिंग उसी को कहते हैं, ठीक है ना? करूँ रब? Identify the error. Double x is equal to q ब्रैकेट में a plus b minus z upon 4 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। Identify the error. अब ऑप्शन जो दिए हैं सिंटैक्शियल एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर एंड नो एरर। ऑप्शन दिए हैं सिंटैक्शियल एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर एंड नो एरर। आई होप सो आना चाहिए, ये इजी है। आइडेंटिफाई द एरर, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं आंसर्स। अमोद, शरण्या, गौरेश, आदित्य, आप शुरुआत में अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्ड देते थे और अभी एकदम से शांत हो गए। आदित्य उगले, यस सर। ऐसा क्यों? मैंने कभी डांटा है क्या आपको? नहीं सर, नहीं। तो फिर ऐसा क्यों है? मतलब आप स्टार्टिंग में तो अच्छा खासा मतलब इक्वली ईशान की जितना आंसर देते थे और अचानक से एकदम से शांत हो गए। सर वो बीच में बहुत गैप हो गया। गैप हुआ तो भी बोलना क्यों कम कर रहे हो? ना गलत आंसर पे किसी को डांटता नहीं हूँ। यस सर। तो स्पीकर ओके। यस, क्या होगा इधर आदित्य? सिंटैक्शियल एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एंड नो एरर।
लिख देता हूँ सिंटैक्शियल एरर्स, लॉजिकल एरर्स, आई एम आल्सो लीविंग, है ना? मैं तो शॉर्टकट मारने के लिए और भी इसमें रहता हूँ। सर लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर है ये? यस सर। यस सेबेस्टियन, कौन से टाइप का एरर है ये? ओके, बिफोर जंपिंग ऑन, कैन यू टेल मी ये एरर है क्या? सिंटैक्शियल एरर क्या होता है? ग्रामेटिकल एरर, सिंटैक्शियल मिस्टेक, पंक्चुएशन वाला मिस्टेक, सेमीकोलन मिसिंग, डबल कोट मिसिंग, कॉमा मिस हो गया या समथिंग लाइक दैट। सो पंक्चुएशन वाले मिस्टेक्स को हम लोग सिंटैक्शियल एरर्स कहते हैं। अगर आपके आपके सिंटैक्शियल एरर्स अगर है तो प्रोग्राम रन नहीं होता है। और सिंटैक्शियल एरर कौन डिटेक्ट करता है? कंपाइलर डिटेक्ट करता है। याद रखो ये पॉइंट्स, ओके? ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स है। सो दीस आर सिंटैक्शियल एरर्स। व्हाट इज लॉजिकल एरर? जो रन तो हो जाए पर मतलब डिजायर आउटपुट गुड, जो रन होते हैं, कोई प्रोग्राम रन होते हैं लेकिन आउटपुट गलत होता है। ओके, अगर मैं कहूँ कि 10 बच्चों के लिए प्रोग्राम करो और आपने 15 बच्चों के लिए प्रोग्राम कर दिया तो वो गलत आउटपुट जो है आ रहा है, आउटपुट भी आ रहा है लेकिन गलत आउटपुट आ रहा है। अगर मैं कहूँ 2 + 3 के लिए करो, आपने 2 × 3 के लिए कर दिया, सो दैट इज लॉजिकल एरर। ओके, इस टाइप के एरर को कौन डिटेक्ट कर पाएगा? प्रोग्रामर सिर्फ डिटेक्ट कर पाएगा। दुनिया में कभी कोई मशीन नहीं बनी जो लॉजिकल एरर डिटेक्ट कर सके। ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ है जिसके पास नेचुरल ब्रेन है, बस वही लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई। इज दैट क्लियर? सो दैट इज लॉजिकल एरर। सो लॉजिकल एरर के केस में प्रोग्राम रन होता है लेकिन आउटपुट गलत होता है। रन टाइम एरर, व्हाट इज रन टाइम एरर? हां बोलो सीरियसली, कुछ प्रॉब्लम? पर ये लॉजिकल एक 2 मिनट पहले ये डिस्कस कर लेता हूं फिर इसका आता हूं, ठीक है? रन टाइम एरर। सो रन टाइम एरर जो है ये क्या होता है? एरर एग्जीक्यूशन। तो आपने उसका सिर्फ सिनोनिम बता दिया, रन टाइम का एग्जीक्यूशन टाइम। रन टाइम का मतलब रन होता है पर एग्जीक्यूट कुछ नहीं मतलब cases में टर्मिनल मतलब विंडो पे आपको दिखता ही नहीं है। हाँ, और कुछ केसेस में करेक्ट आउटपुट आता है। कुछ केसेस में करेक्ट आउटपुट आता है, कुछ केसेस में इनफिनाइट लूप में चला जाता है या हैंग हो जाता है या अब्रप्ट प्रोग्राम टर्मिनेशन हो जाता है। सो दैट इज रन टाइम एरर, इजंट इट? जो रन प्रोग्राम जब रन कर रहे हैं उस वक्त आधा प्रोग्राम रन हो रहा है, कुछ पार्ट रन हो रहा है और जैसे ही रन टाइम एरर आ रहा है वहीं पे रुक जाता है। आइदर रुक जाएगा, अब्रप्टली टर्मिनेट हो जाएगा या फिर इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? रन टाइम एरर्स को एक्सेप्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर? Divide by 0. So it is a runtime error. Finding the square root of a negative number. So that is the runtime error. Exception जो है divide by 0, ये कौन से टाइप का एक्सेप्शन है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना, ये भी कौन से टाइप का एक्सेप्शन है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कुछ और एक्सेप्शन, आप एक जो है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो और उस स्ट्रिंग के अंदर डिजिट्स नहीं है, कुछ और क्या कैरेक्टर आ गया। सपोज डबल कोट्स 2A3 ऐसे लिखा है और इसको इंटीजर में पार्सेंट को दे रहे हो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। पार्सेंट विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर बिकॉज़ इसमें डिजिट के अलावा भी कैरेक्टर है। तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन रेज होगा। इज दैट क्लियर? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन रेज होता है। आप एरेस स्टडी कर रहे हो ना, एरेस के केस में दो फेमस एक्सेप्शन रेज होने के चांसेस होते हैं। एरेस कैसे बनाते हैं हम लोग? एरेस इंटीजर एरे is equal to new integer size, बराबर है? तो ये 10 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर रहा है, यस और नो? यस सर। 10 एलिमेंट्स के लिए क्या कर रहा है? मेमोरी एलोकेट कर रहा है। गलती से मैंने ऐसे दे दिया -10 या फिर मैं n की वैल्यू यूजर से ले रहा हूं और यहाँ पे मैंने n लिखा एंड n की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव देता हूं तो वेल एंड गुड, उतने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। लेकिन अगर मैंने n की वैल्यू नेगेटिव दे दी -10, अब मुझे एक्सप्लेन करो ये स्टेटमेंट, जस्ट एक्सप्लेन करो। इंटीजर एरे इज इक्वल टू न्यू इनटू -10, करो एक्सप्लेन। -10 एलिमेंट के लिए मेमोरी कैसे एलोकेट करते हैं? ओके, -10 एलिमेंट बच्चों के लिए क्लासरूम बनाना है, तो कितने साइज का क्लासरूम बनाओगे? -10 बच्चों के लिए क्लासरूम बनाना है। 10 बच्चों के लिए हाँ समझ में आता है सर, 5 बेंच रख देंगे, 2-2 बच्चे एक बेंच पे बैठ जाएंगे। -10 बच्चों के लिए कैसे करेंगे? गड़बड़ है ना? तो इसको कहते हैं एरे नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन। ये कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है? ये सिंटैक्शियल एरर नहीं है, याद रखना। ओके, प्रोग्राम रन होगा लेकिन अगर आपने n की वैल्यू -10 दे दी तो ये क्या करेगा? रन टाइम पे इस लाइन पे आके रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा।
यहाँ तक बराबर प्रोग्राम रन होगा और इस लाइन पे आके रुक जाएगा। अगर आपने n की वैल्यू पॉजिटिव दी तो आगे का भी कोड रन होगा। सो समटाइम्स रन हो रहा है और समटाइम्स अब्रप्ट टर्मिनेशन होता है। सो ये कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है? नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन, सिंगल वर्ड है। नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन सिंगल वर्ड है, हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल। सपोज n की वैल्यू मैंने दे दी 10, ओके, n की वैल्यू क्या दी मैंने 10, तो ये स्टेटमेंट क्या करता है? 10 इंटीजर एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करता है, बराबर है। कितने एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा? 10, हैविंग इंडेक्स वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 1 टू 9 तक, बराबर है। और इस एरे का नाम क्या है? AR, बराबर है। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा एरे ऑफ 20 इज इक्वल टू 5। सोचो, इस क्लासरूम में लेक्चर ले रहा हूँ और दूसरे क्लासरूम के बच्चे का नाम ले रहा हूँ और उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ये इंडेक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है और मैं क्या कर रहा हूँ? एरे ऑफ 20 इज इक्वल टू 5। 20 है क्या? इंडेक्स वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग कहते हैं एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। बाउंड्स का मतलब रेंज, रेंज के बाहर के इंडेक्स वैल्यू को आप एक्सेस कर रहे हो। हाँ नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्यों बीच बीच में अमिताभ बच्चन का नाम ले लेता हूँ? अमिताभ बच्चन थोड़ी एग्जाम में लिखने वाले हम लोग, लेकिन आपको याद रहने में इजी हो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इज दैट क्लियर? इवन आई कैन गिव, इवन इफ आई गिव -2 ओवर हियर और -1, तो भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। समझा क्या? तो ये भी रन टाइम एरर है। ओके, ये भी क्या है? रन टाइम एरर है। ये नहीं हो सकती है जावा में, ओके, नहीं हो सकती है जावा में। देयर आर लैंग्वेजेस जहां पे यू कैन डिफाइन योर कस्टमाइज्ड इंडेक्स वैल्यूज, जैसे पास्कल। पास्कल में एरे जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं कुछ ऐसे, इंटीजर एरे -5:3, मतलब एरे कोलन इंटीजर ऐसे डिक्लेयर करते हैं पास्कल, ये सिंटैक्स है। तो ये क्या कर रहा है? ये स्टेटमेंट क्या करेगा? एक एरे बनाएगा जिसका स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 and 2। ये नहीं, 3 नहीं है, 3 लास्ट -1, जैसे 10 -1 होता था ना, तो वैसे। सो इंडेक्स वैल्यू इस बार क्या है? -5 से 2 तक है। तो जावा में हर बार इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है। पास्कल में इट इज कस्टमाइज्ड इंडेक्स वैल्यू, मतलब आप डिफाइन करते हो कि आपके एरे के इंडेक्स वैल्यूज भी क्या होंगे, क्या आप डिफाइन करते हो। तो देयर आर लैंग्वेजेस जहां पे नेगेटिव इंडेक्स वैल्यूज हो सकते हैं, ओके, जावा में नहीं। ओके, हां, पास्कल अच्छा है, ओके, पास्कल अच्छा है बट बहुत पुराना हो गया, तो इसके लिए शायद। ओके, कमिंग बैक ओवर हियर, सो आई होप सो सिंटैक्चुअल एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर समझ में आ गया। सो कैन एनीबॉडी टेल मी, ओके, कि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कौन से टाइप का एरर है? नहीं, वैल्यू नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिकल एरर आएगा। रेणुका, कौन सा टाइप का एरर आएगा? नहीं पता, सोचो सोचो अच्छे से। यस आदित्य, ईशा, गरिमा, गौरेश। सर लॉजिकल। लॉजिकल आएगा आदित्य? यस सर। सिंटेक्चुअल एरर आएगा यहाँ पे। ओके, बाकी सब बच्चों ने, मतलब सब लोगों ने आंसर दिए, लेकिन सिंटेक्चुअल किसी ने नहीं कहा, बिकॉज देखो ax इज इक्वल टू ab, ओके, कुछ नहीं का मतलब मैथमेटिकली थ्योरेटिकली मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, एरर होता है। यहाँ पे क्यू और ब्रैकेट ओपन के बीच में एक ऑपरेटर होना जरूरी था और वो ऑपरेटर यहाँ पे मिसिंग है और इसीलिए ये सिंटैक्चुअल एरर है। समझा क्या एवरीबॉडी? गौरेश, आदित्य, समझा? यस सर। यस सर। क्यों लॉजिकल एरर बताओ? अगर ऐसे होता, मल्टीप्लिकेशन होता तो लॉजिकल एरर क्यों नहीं होगा? तो ये प्रोग्राम में करता है कि पहले a + b हाँ, पहले a + b माइनस दे दो, फिर 4 डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता। देखो ये जो है सीक्वेंस ऑफ गेटिंग, मतलब कौन से सीक्वेंस में एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा, ये तो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी पे डिपेंड करेगा। तो इसमें एरर कहाँ से आया?
जैसे मतलब प्रोग्रामर ने ये प्रोग्रामर से एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो ना 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 वो चीज जो है वो यहाँ पे नहीं है, आप एज्यूम करो कि प्रोग्रामर, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रोग्रामर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर प्रोग्रामर अगर यही एक्सपेक्ट कर रहा है तो हाउ कैन यू से लॉजिकल एरर? अगर उन्होंने डिफाइन किया है ओके कि आई एम राइटिंग अ फॉर्मूला टू इवैल्यूएट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख दिया उसने, तो आप कह सकते हो हाँ लॉजिकल एरर है। बट उन्होंने ये डिफाइन नहीं किया है, सो यू कैन नॉट assume the thing। गेटिंग इट? उसको चाहे सेल को उससे डिवाइड कर बिल्कुल, मतलब यही फॉर्मूला होगा किसी इसकी इवैल्यूएशन के लिए, हो सकता है तो उसको यही करना था, लेकिन जल्दी जल्दी में वो मल्टीप्लिकेशन भूल गया था, तो इसके लिए वो सिंटैक्सुअल एरर। इज दैट क्लियर? सो लॉजिकल एरर को कोई एंगल से नहीं कर सकते। आई होप सो इट्स क्लियर एवरीबॉडी। Yes, sir. कभी कभी इतना जल्दी जल्दी में छोटी सी बात थी, बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, इज दैट क्लियर? और प्रॉब्लम कहाँ पे है, और उससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लिकेशन बताया गया, और इसीलिए वो इतना हैमर्ड है दिमाग में कि फिर ऐसा लगता है ये तो सही है। समझ में आ रहा है? तो बी केयरफुल, ओके? आई होप सो इट्स क्लियर एवरीबॉडी। गौरेश समझा है? Yes, sir. Predict the output. Character ch is equal to 97. Integer I is equal to ch. System dot out dot println bracket में ch plus double quotes space double quotes plus I. So what would be the output of this code? Option भी दो? सर ऑप्शन नहीं चाहिए, मतलब ऑप्शन दूंगा तो थोड़ा कंफ्यूजन पड़ेगा। हाँ नहीं ऑप्शन नहीं, ये बाकी वैल्यू चाहिए। सर आप दो ऑप्शन दो कि 3 टाइप पर केस का कंफ्यूजन। वहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, एक मिसिंग होगा, आई डोंट नो। 97 कैपिटल ए 97, स्मॉल ए 97, स्मॉल ए कैपिटल ए, चौथा ऑप्शन मेरी तरफ से। पांचवा भी दे देता हूँ, कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर तीन ही है, ओके? दो ऑप्शन मैंने ऐड किए हैं। सर एकदम ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ए और 97 ऊपर ऊपर का मतलब क्या? ए और 97 क्या मुझे पहले तो ये बताओ ऊपर ऊपर का मतलब क्या है? सर हाँ सर स्मॉल ए और ए 97 थर्ड वाला ऑप्शन आएगा। हाँ सर लॉक कर दिया मैं सर। सोच रहा था सर मैं कि ऊपर ऊपर से देखा जाए तो यही लगता है क्या है। अरे ऊपर ऊपर से क्या है? आई इंट है, कैसे आएगा? आई तो इंट है। अरे तो अरे वो जो सर ने पहला कॉलम लिखा है वो ऑप्शन के नाम नहीं है, वो भी दोनों ऑप्शन है। कंफ्यूज हो जाते हैं। So the answer would be this one. That's correct. A97. Yes, sir. Is that clear? A97. देखो किसी भी इंटीजर वैल्यू को कैरेक्टर में स्टोर करोगे तो वो उसका करस्पॉन्डिंग ASCII सिंबल स्टोर करेगा। तो 97 स्मॉल ए के लिए तो CH में स्मॉल ए आ गया, और जब आप स्मॉल ए को I में स्टोर करोगे तो इट विल इंटीजर में स्टोर कर रहे हो तो इट विल स्टोर ASCII वैल्यू। तो I में आ गया 97, तो स्मॉल ए स्पेस 97, दैट वुड बी दी आंसर। इसके लिए मैंने एक व्हेनेवर दिया था, किसी को याद है वो व्हेनेवर? ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर बेस मैंने एक व्हेनेवर दिया था, किसी को याद है? Whenever you perform an arithmetic operation on a character data, the operation gets performed on the corresponding ASCII value and the vice versa is also। जब भी आप किसी कैरेक्टर के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो उस कैरेक्टर पे परफॉर्म नहीं करेगा, उस कैरेक्टर के ASCII वैल्यू के ऊपर परफॉर्म करेगा। इज दैट क्लियर? एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर आप कोई कैरेक्टर टाइप का ऑपरेशन इंटीजर पे करोगे तो वो इंटीजर पे परफॉर्म नहीं करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग ASCII सिंबल पे परफॉर्म करेगा। समझा गया? तो याद रखो ये व्हेनेवर जो है ये मेरे ख्याल से मैंने दिया है स्टार्टिंग में, मैंने ऐसे कुछ व्हेनेवर दिए हैं बीच बीच में, तो याद रखो whenever an arithmetic operation is performed on a character data, the operation gets performed on the corresponding ASCII value and vice versa। Okay,
Next, what will be the return type of the result? Okay, integer I, character ch, float f, result is equal to bracket ch upon I plus bracket float f into I bracket close semicolon. So result जो है इसका डेटा टाइप क्या होगा? इन शॉर्ट ये जो RHS है इस एक्सप्रेशन का डेटा टाइप क्या होगा? एक्सप्रेशन का डेटा टाइप क्या होगा? ऑप्शन आप ही गेस कर लो क्या होंगे, बिकॉज ये ऑप्शन तो डेटा टाइप के नाम ही होंगे। इंट कैर फ्लोट डबल, बराबर ना, यही ऑप्शन है। हाँ, इंट फ्लोट कैर डबल सही ऑप्शन, डेटा टाइप के नाम ही होंगे ना। डबल तो होने का गुड। नेगेटिव वे ऑफ इवैल्यूएटिंग द आंसर, जो नहीं है पहले वो तो निकालो रेस के बाद, 50-50 कर लो। इसमें सर प्रेसिडेंस का प्रेसिडेंस ठीक है, मतलब वो इतना रोल प्ले नहीं कर रहा है यहाँ पे। देखो इंटीजर और इंटीजर के बीच में जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो आंसर इंटीजर और फ्लोट के बीच में जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आंसर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट। ओके, ऑपरेट इंटीजर और कैरेक्टर के बीच में जब ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो इंट में आएगा, ये कैर में आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटर। अगर आपका ऑपरेटर अरिथमेटिक है तो आंसर इंटीजर फॉर्म में आएगा, एंड अगर आपका ऑपरेटर कैरेक्टर टाइप का ऑपरेटर है जो कि जनरली कोई नहीं है तो इन दैट केस कैरेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा। तो फिलहाल तो अरिथमेटिक है स्लैश, तो इंटीजर फॉर्म में आएगा, बराबर है। तो इसका आंसर इंटीजर फॉर्म में, इसका आंसर फ्लोट फॉर्म में, एंड इंटीजर और फ्लोट, सो द आंसर वुड बी फ्लोट फॉर्म में आएगा। इज इट क्लियर? नहीं, क्या अब आपके नेक्स्ट 2 मंथ इसी में जाने चाहिए कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे। ओके, जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना स्पीड आपको मिलेगा उस वक्त। क्योंकि अगर 100 एमसीक्यू अगर आने वाले हैं एग्जाम में तो कम से कम 25 एमसीक्यू ऐसे होने चाहिए जो आपने सॉल्व किए, तो वहां पे आपका टाइम बचेगा। जो सॉल्व किए हुए एमसीक्यूज रहेंगे तो उनका आंसर निकालने के लिए 15 सेकंड बहुत हो गए। तो जहाँ पे 1 मिनट आप दे पाओगे वहां पे 15-15 सेकंड में 25 अगर आंसर सॉल्व करो आउट ऑफ 100 25%, तो ये जो बचा हुआ टाइम है 45 सेकंड इनटू 25 क्वेश्चन वो बाकी जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बहुत सारे आए हुए हैं, बुक्स आने चालू हो गए हैं, अभी मेरे पास भी बहुत सारे आए हैं। हमें वही बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारे आने चालू हो गए हैं। और आपने की 2-3 क्वेश्चन में देखे कि मतलब प्रोग्राम में पूरा डिजिटल वर्ड मिसिंग है, तो फिर वो कैसे मतलब देखो वहां पे अगर आपको मैं कहूँ कि मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स के लिए जो है मैंने कोड लिखा है फाइंड द मिसिंग प्लेसेस, और फिर मैंने लिखा मैक्स इज इक्वल टू a ग्रेटर देन डैश क्वेश्चन मार्क a ग्रेटर देन c क्वेश्चन मार्क डैश कोलन डैश कोलन, ओके b greater than c question mark, okay b colon c, fill in the blanks, greatest of 3 numbers। अभी जो स्टेटमेंट लिखा था वही लिखा है, बराबर है। तो आप गेस कर बता दो ना, b a and c बता पा रहे हो ना, तो दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड ओवर देयर। समझा गया? सो ये चीज वहां पे एक्सपेक्टेड है। ऊपर आ सकते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि एमसीक्यू अगर कहा जाए तो इजी भी है और एमसीक्यू हार्ड भी। इजी उन लोगों के लिए जिनको कुछ नहीं आता है, फिर वो अक्कड़ बक्कड़ करेंगे और उनका लग अच्छा रहा तो पास हो गए, और
प्रॉब्लमेटिक हार्ड इसलिए कि जो अकड़ वकड़ नहीं करना चाहते, लॉजिकली सोच के कर रहे हैं, तो उनके आंसर जो है आधे करेक्ट आधे रॉन्ग, तो उनको जो एक्सपेक्टेड है 90+ होने ही मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि एमसीक्यू होने ही नहीं चाहिए, बिकॉज कंसेप्ट प्रेजेंटेशन एमसीक्यू के थ्रू नहीं होता है। कंसेप्ट प्रेजेंटेशन, अगर मुझे आपसे कुछ एक्सप्लेन करवाना है कि आपको समझा है कि नहीं ये आर्टिकल, ओके, आपको आपके वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहिए, तो वो कंसेप्ट प्रेजेंटेशन वर्ड में ही हो सकता है ना, एमसीक्यू में कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू एक्सप्लेन डेटा एब्स्ट्रैक्शन ऑन इन वर्ड्स? वो तो ऐसे कहते होगा कि मैं एक सेंटेंस दे दूं और कह दूं कि ये कौन सा फीचर है। प्रोग्रामिंग भी नहीं है तो वो भी गड़बड़ है। ओके, व्हेन आई वाज इन इंजीनियरिंग, तो उस वक्त हम लोगों को 16 मार्क का सिंगल क्वेश्चन आता था, जिसका हम लोग आंसर जो है अराउंड 8 to 10 पेजेस तक लिख लेते थे। 8 to 10 पेजेस, वो भी छोटा वाला पेज नहीं, बड़ा वाला पेज। ओके, सो उतना एक आंसर लिख, मुझे याद है अभी भी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन करके एक सब्जेक्ट होता था, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपाइलर डिजाइन करके, उसका एक क्वेश्चन 16 मार्क के लिए आया था और मैंने वो अटेम्प्ट किया, एंड आई एम श्योर कि मुझे 16 में से मिनिमम 15 मिले उस क्वेश्चन, इतना अच्छे से आंसर लिखा। दैट इज वेयर यू आर प्रेजेंटिंग व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, अगर वो आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक कि नॉलेज टेस्टिंग नहीं होगा इस बात पे, जो होना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, अकड़ वकड़ होगा और क्या होगा। जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छा है, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए। सर कुछ मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं एमसीक्यू हो गया, आप तो बात हो जाएंगे। हाँ सर, मैंने भी मतलब एक बार उसमें बहुत है और आप लोग टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे की जनरेशन है, तो एमसीक्यू आने के बाद में तो एक ग्रुप बना होता है बाजू में, इसका आंसर क्या, उसका आंसर क्या, उनके मोबाइल पे ग्रुप बना होता है और फिर आंसर मिलेंगे टिक मार्क होंगे। वो तो आप टेक्नोलॉजी वाइज तो बहुत और आगे हो। x प्लस इक्वल टू x प्लस प्लस इनटू प्लस प्लस x अपॉन 2 प्लस x मॉड 2, हाँ डेफिनेटली SOP x, what would be the value of x? सर पोस्ट वाले में पहले ये होता है कि आगे होता है, पहले यूज होता है फिर इंक्रीमेंट होता है। देखो, जब भी इस टाइप के ऑपरेटर्स आएंगे, कौन से टाइप के ऑपरेटर्स है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आएंगे तो पहले स्टेटमेंट को नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे हर बार। ओके, नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो x इक्वल टू x प्लस, और ये पूरा ब्रैकेट में x प्लस प्लस इनटू प्लस प्लस x अपॉन 2 प्लस x मॉड 2 ब्रैकेट क्लोज सिंबल। समझा क्या? इस फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में लिख देना है। अब जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या दी है? 5, so x is equal to 5 plus ब्रैकेट में 3 की पोस्ट है, वो पोस्ट है तो 5 एंड फिर ये क्या हो जाएगा 6 इनटू ये 3 की पोस्ट है 3 है, तो पहले इंक्रीमेंट करो और फिर वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे आएगी, बराबर है अपॉन 2 प्लस x की करंट वैल्यू 7 मॉड 2 ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। समझा? ओके, अब जो है ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, सो ये 5 प्लस एज इट इज रहेगा। अब झगड़े ऑपरेटर्स में, तो झगड़े तो कोर्ट में जाते हैं। पहला कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट कौन सा है? हाई कोर्ट कौन सा है? प्रेसिडेंस वाला, और सुप्रीम कोर्ट एसोसिएटिव वाला। सो हाई कोर्ट में जाते हैं, पहला झगड़ा किसके बीच में? स्टार और स्लैश, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। अब आगे वाले कोर्ट में चले गए, वो कहता है लेफ्ट एसोसिएटिव, तो लेफ्ट साइड से जो पहले आया वो, so 5 into 7 35 upon 2 plus 7 mod 2, बराबर है। अब अगेन 5 प्लस अगेन स्लैश और प्लस में झगड़ा हो गया एक बार, बराबर है। सो स्लैश जी दिया, प्रेसिडेंस उसका ज्यादा है, सो 35 upon 2 हाउ मच? 40 है, 40 कैसे 40? 70 प्लस ये साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, नहीं तो उससे बड़ा इज इक्वल टू 5 प्लस 7 प्लस और मॉड में मॉड का प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो 17 प्लस कितना आएगा 1, रिमाइंडर 1 है, सो 5 प्लस 18 कितना? आंसर इज 20। समझा? स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो अच्छी बात है, सो दैट मिस्टेक होने के चांसेस कम है। 35 upon 17 कैसा है बताओ ईशा? टीचर में पता चला 0.5
तो ऑप्शन पर 22, 21, 23 एंड 24, तो 23 है। ऑनलाइन वाले बच्चे, शरण्या, इज इट क्लियर? आदर्श, ईशा, इज इट क्लियर? अमोद, आदित्य, गौरेश, इज इट क्लियर? सौरभ, हाँ सर, okay. The next question says find the odd man out. Odd answer, odd man, the odd answer. Find the odd answer. Exclamation mark, ampersand, bar, double ampersand. Okay. बोलो आंसर। Find the odd answer. आंसर भी बहुत बता। दो एंड है वहाँ पे। सिंगल एम्परसेंड या डबल एम्परसेंड? सिंगल एम्परसेंड क्यों? क्योंकि सर वो क्लियर ही नहीं है सर। सिंगल एम्परसेंड इज एन ऑपरेटर, उसका नाम है बिटवाइज। ओके, इट इज एन ऑपरेटर। आपके सिलेबस में ये वो बात अलग है। बिटवाइज ऑपरेटर आपके सिलेबस में ये वो बात अलग है। सर पर फिर भी वही है क्योंकि बाकी के लॉजिकल ऑपरेटर। गुड, सो ये सब तीनों जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर एंड दैट्स व्हाई सिंगल एम्परसेंड। ओके, याद रखो कैटेगरी। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर्स आते हैं, एक एंड, और एंड नॉट। तो दिस इज बिटवाइज ऑपरेटर। बाकी तीनों बिटवाइज ऑपरेटर कहाँ यूज होते हैं? पहले तो ये पता है कि बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करते हैं? हाँ, नहीं पता है तो बिटवाइज ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं पहले ये समझ लो। एक हाथ दो ऑपरेटर बता दें। कितने हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स? कौन से हैं? बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो दीस आर द बिटवाइज ऑपरेटर्स। जावा में नहीं है ये सर? जावा में भी है, सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, पाइथन में भी है। ओके, मुझे इतनी आती लैंग्वेज। तो एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सऑर ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ओके, एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो दीज आर योर बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं? सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा x इज इक्वल टू 25 एम्परसेंड 30। ओके, तो ये क्या करेगा? पहला ऑपरेंड क्या है? 25 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 25 का? 16 plus 8 24 plus 1 25 बराबर है क्या? दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। आई थिंक मैंने बताया हुआ है 1 2 4 8 16 32 64 ओके 128। मैंने 8 डिजिट्स लिखे, आप 5 भी लिख सकते हो क्योंकि 5 ही डिजिट का नंबर है, पीछे सब जीरो ही लगा। कौन से नंबर का एडिशन करेंगे तो 25 मिलेगा? तो 16 plus 8 24 plus 1, समझा? और सिर्फ उसके नीचे 1 कर दिया, बाकी सब जीरो। 30 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आएगा? 24 plus 6 बराबर है क्या? बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 30। इन ये जो नंबर्स लिखे मैंने, इनमें से कौन से नंबर्स को ऐड करोगे तो आंसर 25 आएगा? एक ही कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं मिलेगा। तो 16 plus 8 और 1 है। तो 16 के नीचे 1, 8 के नीचे 1, 1 के नीचे 1, बाकी सब। अच्छा, ठीक है, ये सिंपल वाला तरीका है। अगर आप रेगुलर प्रोसेस से जाना चाहते हो तो 25 को 2 से डिवाइड करो, क्वेश्चन रिमाइंडर, बराबर है ना? वो वाला प्रोसेस भी चलेगा, लेकिन ये शायद ज्यादा इजी है। 30 का बाइनरी चेक कर लो, 16 plus 8 24 plus 4 28 plus 2 30। आया समझ में? मैंने उन चारों के नीचे 1 लिखा है, बाकी सब जीरोस कर दिया है, बराबर है? ये सुनो, नाउ कैन यू डिफाइन एंड गेट? एंड गेट सिखाया ना मैंने, डबल एम्परसेंड सिखाया ना? तो एंड गेट बोलो, ट्रुथ टेबल क्या आएगा एंड गेट का? a b y 0 0 0 1 1 0 1 1, ऐसा ही है ना? If all inputs are true, only then the output is true, else the output is false, बराबर है ना? एंड गेट ऐसा ही है। सो ये एंड ऑपरेटर के बीच में सिंगल एम्परसेंड मतलब है, तो हम बिटवाइज एंडिंग करेंगे। 1 0 0 0 0 0 1 1 and how much is this? फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 plus 8 24, so x की वैल्यू 24। सर ये आएगा
नहीं, आपने पूछा इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपने पूछा इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझा क्या है ये कैसे काम करता है एंड ऑपरेटर? इज इट क्लियर? जैसे ही और अगर डाल दूं तो क्या हो जाएगा? और गेट, सो 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 31 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और गेट जैसे ही एक्सओर ऑपरेटर है, एक्सओर ऑपरेटर जो है इसका ट्रुथ टेबल जो है एक्सओर ऑपरेटर ये क्या कहता है? इफ द टोटल नंबर ऑफ इनपुट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ वंस इन इट देन द आउटपुट इज 1 एल्स द आउटपुट इज 0। आई रिपीट, जो इनपुट्स है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं? अगर ऑड है तो आउटपुट इज 1 एल्स द आउटपुट इज 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0, सो 0 इज इवन, तो आउटपुट इज 0। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 ऑड, तो इसलिए आउटपुट यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 2 है मतलब इवन, तो इसलिए आउटपुट 0। सो दिस इज एक्सओर गेट। सो एक्सओर गेट के हिसाब से एक बार ठीक करना है, सो आउटपुट विल कम आई सपोज 7 इज 1 0 1 1 1, बाकी सब 0 के 0 रहेगा क्योंकि ये तो 1 दोनों 1 है तो आउटपुट 0। सो दैट इज एक्सओर गेट। आया समझ में हाउ दीस ऑपरेटर्स वर्क? बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी में कन्वर्ट होके काम करते हैं, इसलिए इनको बिटवाइज कहा गया है। बिट्स में कन्वर्ट करके काम करते हैं तो बिटवाइज कहा गया है। समझ में आएगा क्या करना है? बिट्स में कन्वर्ट करके काम करते हैं। ये ऑपरेटर फास्ट होते हैं कि डायरेक्ट बाइनरी में काम करते बिल्कुल बिल्कुल, here these operators are faster than your arithmetic operators because ये already binary में store है, हमारा डेटा ऑलरेडी बाइनरी में होता है ना कंप्यूटर में। so these operators are faster, remember this thing, these operators are what? Faster as compared to any arithmetic operator। okay, आता हूँ मैं 1-2 मिनट में आता हूँ आपके क्वेश्चन पे। नहीं ठीक है, मतलब फिर हमें प्रोग्राम करते वक्त ये बाइनरी में कन्वर्ट करने का मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा। हमको क्यों करना पड़ेगा? ये ऑपरेटर खुद ही कर लेता है। यू डोंट, आपने तो सिर्फ ऐसे ही स्टेटमेंट लिखा x = 25 एंड 30, x में 24 आ गया। बैकग्राउंड में ये कैसे काम करता है ये मैंने आपको सिखाया है। हाँ, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं बाइनरी में कन्वर्ट, वो आपका जावा करेगा। नहीं आएगा ना, फिर कैसे पास हो सकते हैं? ज्यादा डिफरेंस आपका डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से फॉर्म में स्टोर है? बाइनरी फॉर्म में डेटा स्टोर है। अगर आपका डेटा बाइनरी फॉर्म में है और आप बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो उसके ऊपर तो डेफिनेटली वो फास्टर होगा क्योंकि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। पर सर आउटपुट तो फिर बाद में सिर्फ लास्ट में एक आएगा ना कन्वर्जन, जो आंसर है उसका डेसिमल। लेकिन आप 2 + 3 करते हो तो 2 जो बाइनरी में है उसको डेसिमल, 3 जो बाइनरी में है उसको डेसिमल, फिर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो भी है आंसर जो आएगा ओके उसको डिस्प्ले करना है आपको, लेकिन वो स्टोर भी बाइनरी फॉर्म में होगा। Is that clear? So these operators work faster as compared to all the arithmetic operators. Is that clear? All the arithmetic operators. ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है x = 25 लेफ्ट शिफ्ट 2 टाइम्स, ये कैसे काम करेगा? 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 0 0 1 1 0 0 1, ये 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट है सपोज। ओके, अब मैंने इधर एक बाउंड्री इधर एक बाउंड्री लगा, लेफ्ट शिफ्ट लेफ्ट साइड से खींचो, कितनी बार? 2 टाइम्स। सो 2 बार खींचूंगा तो पहले तो ये 0 बाहर गिर जाएगा और दूसरे टाइम ये 0 और ये पूरा नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा 0 1 1 0 0 1 और 2 जगह खाली हो जाएगी। बराबर है क्या? लेफ्ट शिफ्ट करने पर जो जगह खाली हुई है उनको 0 से फिलअप करेंगे, उनको आदम 0 से, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ से 0 बाहर निकले, इधर से 1 भी अगर बाहर निकलता तो भी इधर फिलअप 0 से ही होता था। समझा क्या? ओके, सो 0 से फिलअप कर दिया। अब हाउ मच इज दिस नंबर? सो दिस नंबर इज 100 आई सपोज। चेक कर दो, करो 1 2 4 8 16 32 64 बराबर ना? 64 + 32 96 + 4 100। सो दिस इज 100, सो x की वैल्यू हो गई। दिस इज लेफ्ट शिफ्ट। अरे एक ही बार होता है। कितनी बार किया? देखो ना, आपने 2 को बाहर शिफ्ट किया ना, 2 बार किया ना हम लोगों ने। यहाँ पे कितना लिखा है? 2 बार खींचा ना हम लोगों ने नंबर को, तो 2 बिट बाहर गिरते हैं। इधर 4 बच्चे बैठे हैं, मैंने 2 को और बैठा दिया तो 2 गिरेंगे ना, 2 गिरेंगे। सो दैट इज व्हाट जो है 2 बिट्स बाहर गिरते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये?
So this is your left shift operator. तो सिमिलर फैशन से राइट शिफ्ट ऑपरेटर. ओके, अब कुछ इंटरेस्टिंग बात है बिटवाइज ऑपरेटर, छोटी सी बात. ओके, इंटरेस्टिंग बात बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में. किसी भी नंबर को अगर डबल करना है तो उसको एक बार लेफ्ट शिफ्ट करो, वो डबल हो जाता है. लेफ्ट शिफ्ट करो, वो डबल हो जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पे इस केस में 25 है, इसको कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट किया मैंने? 2 बार. एक बार किया 50 को एक और बार किया 100, इसलिए मैंने इतने जल्दी आंसर लिख दिया. आपने देखा होगा आंसर मैंने जो लिखा 100 वो तुरंत लिख दिया ना. तो किसी भी नंबर को आप करके देख सकते हो. ये अगर एक बार लेफ्ट शिफ्ट करता है इस नंबर को तो ये 0 चला जाता, 0 0 1 1 0 0 1 0 ऐसे होता ना, बराबर है. 1 2 4 8 16 32 32 plus 16 48 plus 2. किसी भी नंबर को एक बार लेफ्ट शिफ्ट करो तो वो क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. सर एक बार तो क्या होगा? हो जाएगा, हाँ हो जाएगा. चेक इट आउट. सपोज ये नंबर है 25, इसको एक बार राइट शिफ्ट करते हैं तो ये 1 नीचे गिर गया, तो आपका नंबर इधर से 0 आ गया, तो 0 0 0 0 1 1 0 0 बराबर है. ये 1 गया ना और उधर से 0 आ गया, बराबर है. अब करो 1 2 4 8 8 plus 4 12 25 का हाफ 12 इंटीजर फॉर्म में. तो अगर वहां पे डबल एक्स करते तो फिर आता क्या? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर पे काम करते हैं. अच्छा, ओके, इंटीजर पे काम करते हैं. ठीक है, तो नहीं करते डबल पे, फ्लोटिंग पे क्यों नहीं करते? उसका अलग रीजन है. मतलब करते ही नहीं करते, काम ही नहीं करते. ओके, सो समझा ये. एक और बार अगर मैं राइट शिफ्ट करता तो ये 0 चला जाता और इधर एक और 0 आ जाता. 1 2 4 4 plus 2 6 12 का हाफ. देखेंगे पक्का. सो इंटरेस्टिंग है दीज ऑपरेटर्स. ओके, किसी भी नंबर को अब अगर आपको कोई कहता है कि मल्टीप्लिकेशन यूज करके डबल नहीं सर, लेफ्ट शिफ्ट यूज करके डबल करना बोल के फास्टर. यस और नो? लेफ्ट शिफ्ट यूज करके करना, दैट वुड बी मोर फास्टर एज कंपेयर्ड टू मल्टीप्लिकेशन. अरिथमेटिक ऑपरेटर से ये फास्टर ऑपरेटर है. ओके, एक और एग्जांपल देता हूं. ओके, अब आई थिंक आई टॉट यू स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर की वैल्यू इंटरचेंज करना सिखाया. कैसे करते थे हम लोग? p is equal to c लेके तो c is equal to a is equal to b is equal to c ऐसे करते थे. मेरे ख्याल से मैंने एक और तरीका सिखाया था कि बिना थर्ड और वेरिएबल यूज किए दो वेरिएबल के, हाँ दोनों सही है. a is equal to a plus b is equal to a minus b and a is equal to a minus b. एक तरीका दो वैल्यूज को इंटरचेंज करने का. ऐसे भी हो सकता है कि देखो a is equal to a into b, b is equal to a upon b and a is equal to a upon b. ऐसे भी हो सकता है कि दो वैल्यूज इंटरचेंज स्वैप हो सकता है. क्या करके देखो ना, एग्जांपल लेके देखो. अच्छा क्या a equal to 5, आप बोलो क्या लेना है वैल्यू का? 10. ओके, a into b और उसको किस में डालना है? तो a की नई वैल्यू 50. अब a की करंट वैल्यू 50, b की करंट वैल्यू 10, 50 upon 10 5 को किस में डालना है? तो b की नई वैल्यू 5. अब a की करंट वैल्यू 50, b की करंट वैल्यू 5, 50 upon 5 10 को किस में डालना है? तो a की नई वैल्यू 10, 5 10 का 10 5 हो गया क्या? हाँ सही है, बराबर है. Another way to interchange the values of two variables, to swap the values of two variables, बराबर है. I'll give you one more way. A is equal to A XOR B, ये वाला ऑपरेटर. B is equal to A XOR B, A is equal to A XOR B. ठीक है? A XOR B, A XOR B. करके देखते. डिवाइड नहीं है ये, XOR ऑपरेटर है, ये वाला ऑपरेटर है. बिटवाइज ऑपरेटर है, ये डिवीजन नहीं है. ओके, बिटवाइज है. ओके, सो चेक करते हैं. बोलो A की वैल्यू क्या ले और B की वैल्यू छोटी बोलना. वैल्यू थोड़ी छोटी बोलना. नहीं इतना भी सपोज इफ आई टेक 5 एंड इफ आई टेक 8. ओके, 5 और 8 ऐसे दो वैल्यूज देखिए. सो अब a XOR b करना है ना मुझे. सो पहले 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट, तो 0 1 0 1 मैंने 4 बिट में लिखा. ठीक है, 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 0 0 बराबर है क्या? 5 और 8 1 2 4 4 plus 1 5 1 2 4 8 बराबर है. अब XOR करते हैं, क्या आएगा? XOR टेबल आपके सामने है, बोलो. 1
1 0 0 1 1 how much is this 11 1 2 4 8 sorry 30 8 plus 12 plus 1 13 बराबर है इस 13 को किस में डालना है तो a की नई वैल्यू क्या हो गई 13 बराबर है अब सेकंड है a XOR b मतलब 13 XOR a 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 1 1 0 1 ये 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 1 0 0 0 बराबर है XOR करते हैं 1 0 1 0 0 1 0 how much is this 5 और इस 5 को किस में डालो तो b की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई बराबर है एक लास्ट टाइम ओके a XOR b तो a की वैल्यू क्या है 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 1 0 1 बराबर है फिर b की वैल्यू क्या है 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 1 0 1 बराबर है अब क्या XOR 1 1 0 0 0 1 8 बराबर है how much is this और उस 8 को किस में डालना है तो 8 की नई वैल्यू 8 y 8 का 8 हो गया क्या बराबर है क्या अनदर वे ऑफ डूइंग द जॉब दो वैल्यू इंटरचेंज करना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल ओके अब क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन ये आता है आपके पास चार तरीके हैं किसी भी वैल्यू दो वैल्यू को इंटरचेंज करने के लिए कितने तरीके हैं चार कौन किसको वोट करोगे बीजेपी को कांग्रेस को पीएसपी को समता पार्टी को किसको वोट करोगे फिलहाल यूपी के इलेक्शन है तो किसको वोट करोगे सर वो वोट पार्टी है हाँ वोट पार्टी है समता पार्टी कुछ भी नाम दे दो समता पार्टी को वोट करोगे थिंक ओवर इट नाइस मैंने अपनी स्कूल के लिए तो मतलब बीजेपी और कांग्रेस कोई चाहिए अच्छा नहीं देखो इंजीनियरिंग लेवल पे डिसीजन लोअर लेवल हायर लेवल पे नहीं होता ओके एफिशिएंसी के बेसिस पे होता है which one is fast which one is slow पहले वाले ओके किसको वोट करोगे हाँ हाँ तो अभी मैं तो बिटवाइज ऑपरेटर भी कहाँ पढ़ा है आपको मैं तो बिटवाइज पढ़ा रहा हूँ तो मेक इट लॉजिकल ओके मेक इट लॉजिकल ना कि डोंट हैव सिंपैथी कि मैं बच्चा हूँ ओके मैं अभी तक स्कूल लेवल पे तो मेक इट लॉजिकल फर्स्ट वन व्हाई फर्स्ट वन Sir, because it is performing no operation. so it could be faster yes any argument किसी को डिबेट करना है ईशान के साथ सर आपको सिर्फ एक्स्ट्रा टेकिंग मोर मेमोरी हाँ हाँ तो फिर ये भी तो पॉइंट है सामने वाला सजेशन रहेगा ना कि इसको तो मेमोरी ज्यादा लग रही है इसमें मेमोरी इसमें कम लग रही है इन सब में दो वेरिएबल थे इसमें तीन वेरिएबल है चार टाइम कम लगेगा तो अब द क्वेश्चन आ गया ओके एक अच्छी हाँ 4 बाइट्स की मेमोरी ज्यादा लग रही है बट टाइम कम लगेगा जस्ट अ मोमेंट ओके अभी अब मैं मेरी सुन ओके ये जो है इसको टाइम मेमोरी ज्यादा लग रही है लेकिन इसको टाइम कम लग रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ऑपरेशन ही इक्वल और जबकि इसमें 6 ऑपरेशन है 3 एक्स और 3 इक्वल 6 ऑपरेशन है तो अब आप प्रेफरेंस किसको दोगे टाइम को कि स्पेस को ये क्वेश्चन आ जाएगा अगर टाइम को प्रेफरेंस देना है तो दिस शुड बी प्रीफर्ड एंड स्पेस को प्रेफरेंस देना है तो दिस शुड बी प्रीफर्ड बराबर है ना लेकिन हम लोग जब टाइम और स्पेस में झगड़ा होता है तो एकदम टाइम को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि पैसे देके टाइम नहीं खरीदा जा सकता पैसे देके स्पेस खरीदी जा सकती है इज दैट क्लियर सो फर्स्ट जो है सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस एंड फोर्थ प्रेफरेंस रिमेंबर दिस तो चेक करो कि बिटवाइज ऑपरेटर का यूज इन दोनों से ज्यादा डिफरेंसेस सर पर टाइम डिफरेंस ज्यादा थोड़ी कुछ तो नैनो सेकंड्स का होगा सर बहुत नैनो सेकंड्स का भी होगा ओके और बहुत सारे नैनो सेकंड्स मिला दो तो बहुत सारे ओके नैनो सेकंड्स को मिला दो तो 1 सेकंड बन सकता है किसी मोमेंट पे यस बन सकता है आप सोचो आप मोबाइल यूज करते हो और आपने कोई क्लिक किया और उसको ओपन होने के लिए 1 सेकंड देरी हो गई तो आप तुरंत कहते हो अरे ये मोबाइल स्टोर यस और नो कहते हो ना तो आप कितना स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हो आप सोचो 2 सेकंड भी लेट हो गया ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आउटपुट देने के लिए आप तुरंत उस कंपनी की उतार देते हो यस और नो उस कंपनी पे आ जाते हो कि क्या कंपनी है ना ऑल दोस गेटिंग इट चाइना वाला तो हाँ चाइना वाला डायरेक्ट चाइना वाला बोल देते देखो वो भी बोल देते बराबर है ना चाइना वाला भी बंदा भी तो सोचो कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कितना स्पीड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये मैटर करता है जो ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है
और ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है कि जहां पे आप टाइम बचा सकते हो। ओके, जहां पे टाइम बचा सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओके, जनरली मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को ये चीज बताता हूँ। फैक्टोरियल का कोड आप लिखते हो ना? हाँ, तो मुझे फिर बताओगे फैक्टोरियल का कोड? हाँ, गुड। फिर फॉर i equal to 1 less than equal to n i plus plus, और इसके अंदर गुड, वेरी गुड। सो ये आपका कोड था फैक्टोरियल का, बराबर है? वाई, हाँ, क्यों ये पता नहीं? फैक्टोरियल का कोड तो शुरुआत में लिया हुआ है। तो बेसिकली किसी भी नंबर 1 से लेके उस नंबर तक का मल्टीप्लाई करना है, 2 into 3 into डॉट 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 अप टू n, 1 से लेके n तक का। तो ये कोड जनरली लिखा जाता है। लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हो ना, तो 400 में से लगभग 350 लोग या शायद 380 लोग ये कोड लिखते हैं और वो सिलेक्ट नहीं होते। ओके, वो सिलेक्ट क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पे रेस में कुछ बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं। इस केस में सपोज n की वैल्यू मैंने ले ली 4, n की वैल्यू यूजर ने क्या ली? 4 दी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, फैक्ट की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू क्या है? 1। सो 1 into 1, सो पहला मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 into 1 एंड इट गिव्स मी द आंसर 1। फिर i की वैल्यू हो गई 2, फिर अंदर गए, फैक्ट की करंट वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 2 है, तो नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 into 2। फिर फैक्ट की वैल्यू हो गई 2, फिर i plus i की वैल्यू 3, बराबर है ना? सो 2 into 3 होगा नेक्स्ट, बराबर है? गिव्स मी 6 एंड फिर i plus i की वैल्यू 4, सो 6 into 4, सो दैट गिव्स मी आंसर 24, बराबर है? अब मुझे बताओ, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी बच्चे बैठे, कितने लोग ये नहीं जानते कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर मिलता है? 1 into 10 is how much is? पक्का? हाँ, रेणुका, 1 into 10 is how much? 10. गौरेश, 1 into 50 is how much? 50? Yes or no? पता है, लेकिन फिर भी 1 into 1 कर रहे हैं, 1 into 2 कर रहे हैं। Are you wasting the time ये मल्टीप्लिकेशन करने में? Yes or no? तो अगर मैं ऐसे करूं, fact is equal to n, i is equal to 2 and ये equal to निकाल दिया मैंने। अब आप एक बार करके देखो, n की वैल्यू 4 है सपोज, ओके, fact की वैल्यू क्या हो गई इनिशियली? 4, i की वैल्यू 2, अब क्या होगा? fact is equal to 4 into 2, बराबर है क्या? So fact is equal to 4 into 2, that is 8. i plus i की वैल्यू 3, अब 8 into 3 होगा, सॉरी हाँ 8 into 3 होगा, that is how much? 24. So fact की वैल्यू क्या हो गई? अब i plus i की वैल्यू क्या हो गई? 4. इस 4 less than 4 नहीं, बाहर आ गए, चेक करो आंसर आ गया। वही आंसर है ना? 4 स्टेप्स की बजाय 2 स्टेप्स। हाँ, 4 स्टेप्स की बजाय 2 स्टेप्स, सिर्फ 2 स्टेप्स ही बचे, बहुत सारी स्टेप्स बची है, बहुत सारी चीज कैसे बची? i plus कम बार करना पड़ा, कंडीशन चेकिंग कम बार हुआ, पिछली बार 4 बार कंडीशन चेकिंग, 4 बार i plus हो रहा था, इस बार 2 बार कंडीशन चेकिंग, 2 बार प्लस एंड 2 मल्टीप्लिकेशन भी बच गए, 2 असाइनमेंट भी बच गए। सोचो कितने ऑपरेशन बच गए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ओके, इन बातों के ऊपर एफिशिएंसी डिसाइड होती है। एग्जैक्टली, कोड में कोड लगभग उतने ही लाइंस का है, लेकिन टाइम वाइज कम टाइम लग रहा है। एग्जैक्टली, अब ये इतना फ्रीक्वेंट और इतना बेसिक ऑपरेशन है कि जब हम लोग 2 लाख लाइन का कोड लिखते हैं और इतने एफिशिएंसी लेवल पे लिखेंगे, तो वो 2 लाख में बहुत सारे ऑपरेशन बच जाएंगे। तो बहुत छोटा छोटा टाइम बचाते 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 it might lead to 1 second or 2 seconds. Getting it? It might lead to 1 or 2 seconds, and which is considerable. Which is considerable. Remember this thing. 1 second, 2 second is मतलब huge. IT industry में it is huge. इसके ऊपर, ये टाइम के ऊपर, ओके, एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग में फाइनल ईयर में जिसका नाम है डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, पूरा सब्जेक्ट है टाइम के ऊपर, इसके ऊपर भी। वन ऑफ माय स्टूडेंट हितेश करके कैंप में ही रहता है, अगर कोई कैंप का है यहाँ पे तो हितेश के वो कपड़े वाला शॉप है ना, तो उनका लगता है, तो हितेश कपूर करके, तो उस पर्सन का आईआईटी खड़गपुर में, ओके, आईआईटी खड़गपुर, दिस इज अ वेरी बिग कॉलेज, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा वाला कॉलेज, क्या सबसे बड़ा
130 एकर्स का कैंपस है। रेलवे स्टेशन दिया गया है कॉलेज के। ओके, फ्रेशर्स पार्टी में चीफ गेस्ट प्रणब मुखर्जी थे जब वो प्रेसिडेंट थे आईआईटी खड़गपुर। तो ये जो आईआईटी खड़गपुर कॉलेज में जब उसका इंटरव्यू था एमटेक के एडमिशन के लिए, 45 मिनट्स का इंटरव्यू था, जिसमें से लगभग 35 मिनट्स टाइम के ऊपर था। इसके ऊपर टाइम के ऊपर 35 मिनट्स, और वो के ऊपर, हाँ पूरा इसके ऊपर टाइम एफिशिएंसी के ऊपर। और वो इंटरव्यू भी कैसा था, आगे 8 पीएचडी वाले लोग बैठे थे, 8 पीएचडी वाले लोग, और वो पीरियड्स का क्लासरूम देखा है ना आप लोगों ने, तो वैसे ही क्लासरूम में इंटरव्यू था। आगे के फर्स्ट रूम में 8 डॉक्टर बैठे हुए, 8 पीएचडी वाले, और ये बंदा स्टेज पे खड़ा है, वो वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आंसर दे रहे हैं। जिसको कुछ रफ वर्क भी करना है तो बोर्ड पे करना है, जो वो देख रहे हैं, रफ वर्क भी वो देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो आप रफ वर्क, उसको भी वो लोग सोचते हैं कि ये बच्चा क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से इंटरव्यू होता है। आईआईटी में एडमिशन के लिए इतना इजी नहीं होता एडमिशन। तो दिस इज व्हाट, हाँ बिल्कुल, एडमिशन एमटेक के एडमिशन के लिए इंटरव्यू होता है, 3 राउंड होते हैं। ओके, पहला रिटन टेस्ट पेपर गेट का एग्जाम होता है, दूसरा राउंड कैंपस इंटरव्यू होता है, और दूसरा ग्रुप डिस्कशन होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है, और फिर एडमिशन होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड होगा। ओके, सो बेसिकली टाइम मैटर्स, इन शॉर्ट टाइम मैटर्स। बहुत छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन अभी आएगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको टाइम के ऊपर में और सुनाने वाला। ओके, एरेस्ट चालू है ना आपका? हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ। मैंने इसलिए आपको रेफरेंस भी दिया, आप जाके पूछ सकते हो। कैंप में A to Z करके शॉप है, मिलिट्री स्टोर है, और उनका लगता है तो कमिंग बैक ओवर हियर, नेक्स्ट लेक्चर में जब एरेस्ट देंगे तब टाइम के ऊपर और एक आधा घंटा लेक्चर होगा, ठीक है ना? टाइम कैसे टाइम बचता है कैसे। Is it clear everybody? यहाँ तक? Yes, sir. You enjoyed today's lecture. मेरे ख्याल से एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये पेपर हो जाएगा, तो एक ही क्वेश्चन है, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इजी है। फाइंड द ऑड वैल्यू। फाइंड द ऑड वैल्यू मतलब 4 चीजें दी है, उसमें से ऑड क्या है वो बताना है। इफ एल्स, ये पहला, लैडर इफ दूसरा, स्विच केस तीसरा, एंड टर्नरी। ओके, सो इन ये चारों में से अलग क्या है? फाइंड द आउट द ऑड वैल्यू। टर्नरी, फाइंड द ऑड वैल्यू। ऑड वैल्यू में इन चारों में से ऑड कौन, अलग कौन? Sir, ternary. टर्नरी। Why switch case? Justify your answer. सर स्विच केस बाकी का बताओ सर, जो बाकी के उनके बारे में। हाँ बता। बाकी के सारे एफ के इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है। स्विच में तो इफ केस मतलब एक कुछ न कौन, देखो एक बात केस में यूज होता है। एक बात ऐसा है कि चारों के चारों कंडीशनल कंस्ट्रक्ट, हाँ, तो उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। अब बचा जो है ये जो स्विच केस है, इसमें और इफ में बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, और इसीलिए स्विच केस यहाँ पे हम अलग है। स्विच केस क्यों? जैसे एग्जांपल के तौर पे स्विच केस में हम लोग फ्लोटिंग पे कंडीशंस नहीं लिख सकते हैं, बाकी तीनों में लिख सकते हैं। स्विच केस में हम लोग एक्सप्रेशंस नहीं लिख सकते, बाकी तीनों में लिख सकते हैं। स्विच केस में बुलियन ऑपरेटर्स जो है एंड और एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन साइन ग्रेटर देन साइन वो यूज नहीं कर सकते, बाकी सब में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए स्विच केस इन चारों में अलग है। इज दैट क्लियर? यस सर। इफ जो है अंदर इफ के अंदर इफ इसको कहते हैं लैडर, मतलब नेस्टेड टाइप, सो दैट इज लैडर। इज इट क्लियर? सो जैसे आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कुछ और क्वेश्चन आई थिंक मेरे से रह गया होगा मोबाइल, एक तो पर्सन नजदीक का नंबर तो एक आध रह गया होगा, कोई तो रह गया क्योंकि लिस्ट तो 20 की है। हाँ वो आपने ये आउटपुट वाला जो 23 का आउटपुट था उससे पहले एक मैं हो गया था कहाँ आया था, इससे पहले भी एक ऐसा कुछ हुआ। हाँ मतलब एक आध रह गया होगा, ठीक है, ओके, देखेंगे टेस्ट में डालने के लिए कुछ तो लगेगा।
Okay, so this one